सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार के बाबरकत नाम से आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर अहमद नसीम ख़ान and I welcome all of you on my channel। बेटा आज की क्लास PBS की है और इस क्लास में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंज्यूमर बिहेवियर, और जो टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा, जिसके बारे में नॉलेज सीखा जाएगा, वो है फैमिली लाइफ साइकिल इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर बिहेवियर के FLC कैसे कंज्यूमर बिहेवियर पे इम्पेक्ट रखता है। चले आइए आज के टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग आउटकम्स। आज के टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। लर्निंग आउटकम्स, देयर आर 8 लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे व्हाट इज़ फैमिली, फिर हम सीखेंगे नंबर 2 पे टाइप्स ऑफ फैमिली, नंबर 3 पे बेटा हम देखेंगे अ सिंपल मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस। बेटा फर्दर नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ अ फैमिली। बेटा ऑनवर्ड नंबर 5 पे जो पॉइंट है एज ए लर्निंग आउटकम वो होगा 8 रोल्स इन द फैमिली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वो कौन से 8 रोल्स हैं जो फैमिली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में देखे गए हैं। नंबर 6 हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, इसे हम नंबर 6 पे डिस्कस करेंगे। नंबर 7 पे टाइप्स ऑफ अ फैमिली डिसीजन, कि फैमिली अपने कितनी किस्म के डिसीजंस लेती है, उन्हें हम नंबर 7 पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आज के टॉपिक का जो लर्निंग आउटकम होगा वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है। जी डियर स्टूडेंट्स, आइए अपने पहले लर्निंग आउटकम को देखते हैं, जो कि था व्हाट इज़ अ फैमिली। एक बात बेटा आपने मद्देनज़र रखनी है कि हमारा सब्जेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर है और कंज्यूमर किसी ना किसी फैमिली का मेंबर होता है, और इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंज्यूमर के बिहेवियर पे इम्पेक्ट भी होता है। अब देख लेते हैं कि आप फैमिली को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। हम कहते हैं फैमिली इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ 2 or more people related by birth, marriage or adoption and residing together। मतलब ये हुआ कि जब 2 या 2 से ज़्यादा शख्स लोग आपस में बर्थ की वजह से, जाए पैदाइश की वजह से बहन भाई होते हैं, या मैरिज की वजह से, या अडॉप्शन की वजह से, या इकट्ठे रहने की वजह से, जब इकट्ठे रहते हैं तो एज ए फैमिली ट्रीट किए जाते हैं। बेटा जब हम फैमिली की बात करते हैं तो एक टर्म बाज़ औक़ात पूछी जाती है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है हाउस होल्ड। और इसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। बेसिकली हाउस होल्ड का मतलब है अ हाउस एंड इस ऑक्यूपेंट रिगार्डेड एज अ यूनिट। जब आप एक घर और उसके रहने वालों को दोनों को एक ही यूनिट मानते हैं तो उसे आप हाउस होल्ड का नाम देते हैं। दूसरी तरह अगर समझाया जाए तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि इज़ अ फैमिली एंड एनी अनरिलेटेड पर्सन रिजाइडिंग इन द सेम हाउस। कोई फैमिली जैसे हमने ऊपर डिफ़ाइन की, या कोई और पर्सन जो रिलेट ना करता हो लेकिन रहते एक ही घर में हो,
एंड कंज्यूमिंग फूड, और खाना खाते हों फ्राम अ कॉमन किचन, और वो किचन भी शेयर करते हों एटलीस्ट वंस अ डे, कम से कम दिन में एक मरतबा, तो उन दोनों को क्या बोलते हैं, हम हाउस होल्ड का नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली हाउस होल्ड की अगर टाइप्स हो देखी जाए तो वो दो हैं, फैमिली हाउस होल्ड और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड। बेटा इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड से मुराद ये है अ ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड पर्सन, आपस में उनका कोई एसोसिएशन नहीं होता, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया से हो सकते हैं, रिलीजन से हो सकते हैं, हु लिव्स इन अ इंस्टीट्यूशन, वो किसी इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं फॉर देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स एंड देयर टेक देयर मील फ्राम अ कॉमन किचन, और वो कॉमन किचन से खाना ले रहे हैं, इज़ अ कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड। अगर आप इसकी एग्जांपल देखना चाहते हैं तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि बोर्डिंग हाउसेस, मेसेस, हॉस्टल्स, होटल्स, रेस्क्यू होम्स, जेल्स, आश्रम्स एंड आर्फनेज, इन सब को हम इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड का नाम देते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड में हमने देखा फैमिली की डेफिनेशन को और हमने समझा हाउस होल्ड को और उसकी दो टाइप्स को। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली को। आप फैमिली को कितनी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसकी क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इस बात को जान लें कि अगर आप फैमिली की टाइप्स को देखना चाहते हैं तो फैमिली की को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले को हम फैमिली बाय ऑफ ओरिएंटेशन का नाम देते हैं और दूसरे को हम फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन का नाम देते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये जाना कि दो टाइप्स हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन में। बेटा ओरिएंटेशन से आपको मालूम है कि ओरिएंटेशन का मतलब वाकफियत है, और जब आप बात करते हैं प्रोक्रिएशन की तो इसका मतलब है यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग। तो बेसिकली इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो प्रोक्रिएशन में आप अपनी फैमिली को क्रिएट करते हैं और ओरिएंटेशन में आप इनवॉलंटरी बॉर्न होते हैं किसी फैमिली में, आप मेंबर बनते हैं, वाकफियत हासिल करते हैं। अब जब आप बात करते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन की तो इसमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि कंसिस्ट ऑफ वन पेरेंट्स एंड एल्डर, आपके एक माँ बाप और आपके बड़े भाई बहन होते हैं जो आपको गाइडेंस देते हैं। वो आपको गाइडेंस किस बारे में देते हैं, जब आप किसी फैमिली में क्या नाम है बाय बर्थ ओरिएंटेशन आपको मिलती है तो आपका रिलीजन, सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस, इकोनॉमिक्स, इमोशनल, सेल्फ वर्थ, एम्बिशन, लव एंड केयर, ये सब पहले से डिसाइड होते हैं। अगर आप किसी मुस्लिम फैमिली में बॉर्न होते हैं तो बाय बर्थ आपका रिलीजन मुस्लिम होंगे, आप इस्लाम होगा आपका मज़हब। और अगर आप किसी अच्छी पॉलिटिकल फैमिली में पैदा होते हैं तो बाय बर्थ आपका प्रोफेशन पॉलिटिक्स डिसाइड हो चुका होता है, ये नेचुरल है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये बात की जाए कि एज ए कंज्यूमर आप फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन का आप पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। आप रिलीजन वाइज, सोशल वाइज, पॉलिटिक्स वाइज, इकोनॉमिक्स वाइज, ये तमाम कंटेंट्स के लिहाज से उसी किस्म का बिहेव करते हैं जो आपको बाय बर्थ मिलता है। इससे हमने ये जाना कि फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन बेसिकली आपस में अपोजिट हैं। जब आप फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन की बात करते हैं तो आप बताना ये चाहते हैं कि यू आर गोइंग टू क्रिएट अ फैमिली, आप एक फैमिली को क्रिएट करना जा रहे हैं। कैसे करेंगे? आप थ्रू मैरिज करेंगे,
अगर आप मैनेज नहीं कर सकते किसी फैमिली को क्रिएट नेचुरली, तो फिर यू विल हैव टू अडॉप्ट चिल्ड्रन। आप अडॉप्शन की तरफ जाएंगे और आप एक फ़ैमिली को क्रिएट करेंगे। जब एक फ़ैमिली को क्रिएट करेंगे तो आपकी कुछ नीड्स होंगी, रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसे पूरा करने के लिए जिस किस्म की फ़ैमिली होगी आपको वैसा ही क्या नाम है बाइंग पैटर्न अडॉप्ट करना होगा। इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाइंग यूनिट इन अ मार्केट, हम मार्केट को नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स फर्दर देखते हैं ट्रेडिशनल फैमिली टाइप्स और न्यू मोड्स ऑफ फैमिली। सबसे पहले जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल फैमिली टाइप्स की, तो इसमें हमने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पॉइंट है मैरिड कपल, दूसरा है न्यूक्लियर फैमिली, तीसरा है एक्सटेंडेड फैमिली, और नंबर 4 पे हम देखते हैं जॉइंट फैमिली। मैरिड कपल, बेटा आप मैरिड कपल के बारे में जानते हैं। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। न्यूक्लियर फैमिली से मुराद क्या है? कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड एटलीस्ट 1 चाइल्ड। एक्सटेंडेड फैमिली से मुराद क्या है? कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली एटलीस्ट 1 ग्रैंड पेरेंट, मतलब आपके बुज़ुर्ग भी आपकी फैमिली का हिस्सा हो, मतलब सास ससुर एक्सेट्रा। जॉइंट फैमिली से मुराद क्या है? कि आपके भाई बहन, ब्लड रिलेटिव एंड देयर स्पाउसेस विद किड्स स्टेइंग टुगेदर, कि आपकी पूरी फैमिली इकट्ठी रहती हो। अब बेसिकली जब ट्रेडिशनल फैमिली टाइप्स की बात करते हैं तो हर टाइप, मैरिड कपल देख लें, न्यूक्लियर फैमिली को देख लें, एक्सटेंडेड फैमिली की जब आप बात करेंगे तो या जॉइंट फैमिली की बात करेंगे, हर एक का बिहेवियर एज ए कंज्यूमर डिफरेंट होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन को ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी या इस पे रिसर्च करनी होगी कि उसने किस किस्म की आर्टिकल बनानी है, जॉइंट फैमिली की, एक्सटेंडेड फैमिली की, न्यूक्लियर फैमिली की या मैरिड कपल की। अगर वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेती है देन वो उनके बिहेवियर के मुताबिक उनकी नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए प्रोडक्ट मार्केट में ना लॉन्च करेगी। अदरवाइज़ बगैर रिसर्च के करेगी तो प्रोडक्ट फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस भी होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, दूसरी जो हमने टाइप को डिस्कस करना है वो है न्यू मोड्स ऑफ फैमिली। आप फैमिली को कितने मोड से देख सकते हैं? बेसिकली अगर न्यू मोड की बात करें आप फैमिली की, तो इसमें भी हमने 4 कंटेंट्स में इसे डिवाइड किया हुआ है। पहला है कंटेंट ब्लेंडेड फैमिली, दूसरा कंटेंट है सिंगल पेरेंट फैमिली, तीसरा कंटेंट है हमारे पास अनमैरिड फैमिली, और नंबर 4 में जो कंटेंट है कम्युनल फैमिली। बेटा सबसे पहली बात हम देखते हैं ब्लेंडेड फैमिली को। बेटा जब आप ब्लेंडेड फैमिली की बात करते हैं तो अ फैमिली इन विच ईदर आर बोथ पेरेंट्स आर प्रीवियसली मैरिड, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले से शादीशुदा होते हैं, ठीक है, मतलब और ये डाइवोर्स के बाद उनकी दोबारा शादी होती है। ऐसी फैमिली को जब दोबारा बनती है तो उसे ब्लेंडेड फैमिली का नाम देते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली से मुराद यहाँ ये है अ फैमिली इन विच ओनली 1 पेरेंट इज़ प्रेजेंट, जब आपका एक पेरेंट में से वालिद या वालिदा में से कोई ज़िंदा हो तो सिंगल पेरेंट फैमिली के कहलाती है। अनमैरिड फैमिली से मुराद ये है पेरेंट्स अनमैरिड बट लिविंग टुगेदर। कम्युनल फैमिली से मुराद है ग्रुप ऑफ फैमिलीज लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि कुछ फैमिलीज़ इकट्ठा रहते हैं एक छत के नीचे और उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ डिवाइड की होती हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिक्वायरमेंट है, ताकि तमाम टास्क को कॉमनली हासिल किया जा सके। और इन तमाम पॉइंट्स को भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनज़र रखना चाहिए जब वो किसी फैमिली को, अब ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बेटा कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाता है। कंज्यूमर किसी न किसी फैमिली का हिस्सा होता है। अगर वो ब्लेंडेड फैमिली में है तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, सिंगल पेरेंट फैमिली में है देन और होंगी, अनमैरिड में है देन और होंगी, कम्युनल फैमिली में है तो उनकी और होंगी।
मतलब इन्हें भी स्टडी करना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ना फैमिली डिफरेंट है तो कंज्यूमर का बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। आइए बेटा अब देखते हैं एक मॉडल को जो हमें ये बताएगा कि फैमिली जब आपस में सोशलाइजेशन करती हैं उनका प्रोसेस क्या होता है। तो हम इन्हें जिस पैटर्न से देखेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं सेंटर में बेटा हमें नज़र आ रहा है कि यंग पर्सन, और आपको राइट साइड में नज़र आ रहा होगा एरो में फ्रेंड्स, लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा अदर फैमिली मेम्बर्स। तो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं कैसे। जब आप फ्रेंड्स की बात करते हैं तो वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा करते हैं आपको, आप अपने फ्रेंड से ज़्यादा सीखते हैं, वो आपको एक्सप्रेसिव होते हैं, आप उनके एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को कॉपी करते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें स्टाइल आता है, उनका फैशन आता है, फेड्स आता है, इन एंड आउट आता है, एंड एक्सेप्टेंस, कंज्यूमर बिहेवियर, तमाम चीज़ें ना आप फ्रेंड से कॉपी करते हैं। और जब आप कॉपी करते हैं तो यंग पर्सनस ये ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र होकर ये जाता किधर है, आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स पे। और अगर आप राइट साइड पे बेटा देखें तो वो क्या आपको नज़र आ रहा है कि इन्फ्लुएंस मोर बेसिक्स, ठीक है। जब ये आपके फैमिली के अंदर आता है तो आपकी बेसिक पे ये बेसिकली असरअंदाज होता है, पैटर्न बदल जाते हैं आपके बिहेवियर्स के, वैल्यूज़ और बिहेवियर्स पे इम्पेक्ट पड़ता है आपकी, मॉरल एंड रिलीजियस प्रिंसिपल पे भी किसी न किसी हद तक ये इम्पेक्ट रखते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी मुतासर होती हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स आप जानते हैं क्या होती है, ड्रेस एंड ग्रूमिंग स्टैंडर्ड भी बदल जाते हैं आपकी फैमिली के, क्योंकि आप कॉपी करते हो बाहर वालों को, आपके फ्रेंड्स को, तो आपकी फैमिली के अंदर ये चेंज भी देखा जाता है एज ए कंज्यूमर। मैनर एंड स्पीच भी बदल जाती है। जैसे बच्चा बेटा टीवी देखता है तो जैसे वो कोई भी ऐड देखता है तो या कार्टून देखता है तो वैसा ही वो बिहेव करता है। एजुकेशनल मोटिवेशन भी बदल जाती है। जब आप किसी की स्पीच देखते हो, किसी के कैरियर की ग्रूमिंग देखते हो, तो आप इस चीज़ पे भी आप भी के अंदर भी मोटिवेशन आता है कि आप भी उसे हासिल करें। तो ऑक्यूपेशनल कैरियर गोल्स भी बदल जाते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर भी बदलता है। अब हमने सीखा ये है कि जब सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो बहुत सी चीज़ों पे इसका असरअंदाज होता है। जब लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, गमी या खुशी में मिलते हैं, तो वो एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे पे वो असरअंदाज होते हैं, उनके एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स लोग आपस में कॉपी करते हैं। इन्फीरियर और सुपीरियर वाले कंसेप्ट इन पे लागू होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ पे भी फोकस करना होता है कि नेटवर्किंग के थ्रू उन्होंने अपनी जो भी परसेप्शन है वो कंज्यूमर और कंज्यूमर की फैमिली तक पहुंचानी है। तो ये चार्ट बेसिकली हमें यही सिखा रहा है मॉडल कि आपने फ्रेंड्स और फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके दरमियान एक ब्रिज बनाना है ताकि आप अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर के बिहेवियर को बदल के सेल कर सकें। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं फंक्शन ऑफ अ फैमिली। हमने पीछे बेटा हमने फैमिली भी डिस्कस की, बेटा हमने ये भी देखा कि फ़ैमिली के अंदर हाउस होल्ड का क्या मतलब है, फिर टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ को भी वन बाय वन देखा, फिर हमने एक मॉड्यूल से सोशलाइजेशन प्रोसेस फैमिलीज़ का समझने की कोशिश की। अब बेटा जब हम सीखने लगे हैं कि एक फ़ैमिली के बेसिकली फंक्शंस क्या हैं, तो बेसिकली ये 7 हैं नंबर्स में। इन्हें हम ना बेटा वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इकोनॉमिक वेल बीइंग। बेटा जब आप इकोनॉमिक वेल बीइंग की बात करते हैं तो मे बी अचीव्ड बाय इंडिविजुअल फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़ थ्रू पब्लिक पॉलिसी एंड इंश्योर द एबिलिटी टू बिल्ड फाइनेंशियल नॉलेज, स्किल्स, access to safe and affordable financial product and economic resources and opportunities for generating income and asset building। आप इकोनॉमिक वेल बीइंग्स को इस तरह समझ सकते हैं। बेटा जो दूसरा पॉइंट है वो है इमोशनल
सपोर्ट। फैमिलीज़ में डेफिनेटली बेटा इमोशनल सपोर्ट देखी जाती है। अब कोई भी इंसिडेंट हो जाए, गमी हो खुशी हो, तो फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करती है सेंटिमेंट्स में। अगला पॉइंट है बेटा सूटेबल लाइफस्टाइल। डेफिनेटली अप्स एंड डाउन आर द पार्ट्स ऑफ द लाइफ, लेकिन फिर भी एक फैमिली बेसिकली अपने लिए एक सूटेबल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने की पूरी ज़िंदगी कोशिश करती है और इसी जद्दोजहद में लगी रहती है। ये उसका एक फंक्शन है। आप सूटेबल लाइफ को बेटा एन आइडियल लाइफस्टाइल का नाम भी दे सकते हैं, ये दूसरा नाम है इसका। इससे मुराद क्या है कि टू प्रोटेक्ट योर फ्राम डेंजर एंड डिस्ट्रक्शन। आप डेंजर और डिस्ट्रक्शन से अपने आप को बचाने के लिए एक आइडियल लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो इट हेल्प यू टू चूज़ द राइट पाथ एंड डू द राइट थिंग्स सो डैट यू आर हैप्पी। अपनी खुशी के लिए आप वो काम करते हैं क्योंकि आपको वो काम ठीक लग रहा होता है। और आ लाइफस्टाइल आइडियली इंश्योर योर फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस। बेटा अगला जो पॉइंट है ना, जो हम एज ए फंक्शन डिस्कस करते हैं, उससे आप बेसिकली ख़ुद भी अवेयर हैं, जिसे हम सोशल रिलेशनशिप का नाम देते हैं। एक फैमिली में सोशल रिलेशनशिप होता है कि नहीं, आप ये ख़ुद सोचें। और अगर आप इसे दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो हम उसे यूँ भी कह सकते हैं कि सोशल रिलेशनशिप रेफर्स टू द कनेक्शन दैट एग्जिस्ट। मतलब एक कनेक्शन है जो मौजूद होता है बिटवीन पीपल। अब फैमिली के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर एक बॉन्डिंग होती है, एक कनेक्शन होता है, एक लिंक होता है। हु हैव रेकरिंग इंट्रैक्शन। रेकरिंग का मतलब है बार बार होता है इंट्रैक्शन, आपस में मिलते हैं। डैट आर परसीव्ड बाय द पार्टिसिपेंट। और ये लोगों के माइंड में एक इमेज सा सेट हो जाता है फैमिली के। टू हैव द पर्सनल मीनिंग। वो एक दूसरे को एक पर्सनल मीनिंग से जानते हैं, पहचानते हैं। तो हम इस सोशल रिलेशनशिप का नाम फैमिली में दे सकते हैं। और इस फंक्शन के थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं बहुत से चीज़ें जो दूसरों को समझ में नहीं आती, लेकिन वो आपस में बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर देते हैं। बेटा अगला जो फंक्शन है जिसे हम नाम देते हैं प्रोवाइड्स मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज फंक्शन ऑफ अ फैमिली। हम जानते हैं, और आज हम मॉरल और एथिक्स में डिफरेंट पीस के थ्रू हम सीख लेते हैं। सबसे पहली बात तो आप मॉरल की करें, ये मॉरल क्या है। अब जब मॉरल की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अ पर्सन हु नोज़ द डिफरेंस। जो शख्स सही और गलत में तमीज़ कर सकता है, इम्तियाज़ कर सकता है, और करने के बाद चूज़ द राइट वन, तो उसे आप मॉरल का नाम देते हैं। समझ में आई मेरे बेटा। अब मॉरल तो समझ में आ गया, अब हम एथिक की बात करने लगे हैं। अ पर्सन हुज़ मॉरलिटी इज़ रिफ्लेक्टेड इन हिज विलिंगनेस। एक ऐसा शख्स जिसकी मॉरलिटी सही करने वो रिफ़्लेक्ट हो इसकी विलिंगनेस के साथ, रज़ामंदी के साथ, टू डू द राइट थिंग, सही काम करने के लिए, इवन इफ़ इट इज़ अ हार्ड और डेंजरस, चाहे ये सख्त हो या उसके लिए नुकसानदेह हो, तो उन्हें एथिक्स का नाम देते हैं। और इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, एथिक्स आर मॉरल वैल्यू इन एक्शन। एथिक्स बेसिकली क्या होता है, वो मॉरल वैल्यूज़ जो एक्शन में उसे नापी जाती हैं। आइए बेटा, जो हमारे पास है सेकंड लास्ट फंक्शन जो एक फैमिली परफॉर्म करती है डे टू डे या और डिपेंड अपॉन द टाइम, उसे हम कहते हैं रिलीजियस वैल्यूज़। ये बहुत ज़्यादा कोर इम्पोर्टेंस रखता है। अब ये है क्या रिलीजियस वैल्यूज़, इसे हम देखते हैं। जब हम रिलीजियस वैल्यूज़ की बात करते हैं तो इट रिफ्लेक्ट द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस विच आर रिलीजियस adherent partakes in. Most values originate from the sacred texts of each respective religion. आइए बेटा, अब बात करते हैं अपने लास्ट फैमिली फंक्शन की, जिसे हम इंटरपर्सनल स्किल्स का नाम भी देते हैं। अब इंटरपर्सनल स्किल्स है क्या, हम कहते हैं बेसिकली ये एक बिहेवियर और टैक्टिक्स आप पर्सन यूज़ टू इंटरेक्ट विद अदर इफ़ेक्टिवली। जब एक शख्स फैमिली में
दूसरों से इफ़ेक्टिवली इंटरेक्ट करने के लिए जो भी टैक्टिक्स अपनाता है या बिहेवियर अपनाता है तो हम उसे इंटरपर्सनल स्किल्स का नाम देते हैं। और जब अब बात करते हैं कि इसकी कोई एग्जांपल्स देख लें इंटरपर्सनल स्किल्स की, तो एक्टिव लिसनिंग भी इसमें आता है, टीम वर्क भी इसमें ही आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इसी में आता है, डिपेंडेबिलिटीज़ भी इसी में आता है, लीडरशिप को भी हम इसी में ट्रीट करते हैं, मोटिवेशन भी इसी में कंसिडर किया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इसी में आता है, और पेशेंस को भी हम इंटरपर्सनल स्किल में इंक्लूड करते हैं। जी बेटा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फैमिली लाइफ साइकिल है। एक फैमिली में लाइफ साइकिल की कितनी स्टेजेस होती हैं उसे हम यहाँ देखेंगे, और एज ए कंज्यूमर इसमें आपका बिहेवियर हर स्टेज पे डिफरेंट हो जाता है। स्टेज डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो डेफिनेटली आपका बिहेवियर एज ए कंज्यूमर आप जिस स्टेज पे होंगे उस स्टेज के मुताबिक आप रिएक्ट करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को आपके इस कंटेंट के बारे में भी पता होना चाहिए कि आप जिस कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं वो फैमिली लाइफ साइकिल की किस स्टेज पे मौजूद है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहली स्टेज है उसे हम बैचलरहुड का नाम भी देते हैं। यहाँ आपके कंज्यूमर पे कोई फाइनेंशियली बर्डन नहीं होता, वो फैशन और रिक्रिएशन ओरिएंटेड होता है, वो कॉस्टली प्रोडक्ट बर्दाश्त कर सकता है, वो रिस्क ले सकता है। तो आप जब भी कोई नई प्रोडक्ट बनाएंगे तो बैचलरहुड वाले मोस्टली उसे जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे। दूसरी स्टेज क्या है एक फैमिली लाइफ साइकिल में, वो है न्यूली मैरिड कपल। जब आप न्यूली मैरिड कपल की स्टेज पे आते हैं तो एज ए कंज्यूमर आप पे थोड़ा सा फाइनेंशियली बेटर ऑफ मतलब हो जाते हैं। हाईएस्ट परचेज रेट ऑफ कंज्यूमेबल एंड ड्यूरेबल, आप जो भी परचेज़ करते हैं वो कंज्यूम करते हैं वो ड्यूरेबल चीज़ों पे करते हैं। मतलब आप थोड़े से ना कॉन्शियस हो जाते हैं एज ए कंज्यूमर, पैसे को बचाने की कोशिश करते हैं। रोमांटिकली इनक्लाइंड, ऐसी चीज़ें जो आपको रोमांटिकली लगें, या आप मतलब आप कह लें परफ्यूम्स का नाम ले लें, आप कह लें क्या नाम है कार्स का नाम ले लें, आप ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा ना इन्वेस्ट करते हैं फॉर योर रिक्रिएशन पर्पस ऑफ लाइफ। अब तीसरी जो स्टेज है वो लाइफ साइकिल में आफ्टर मैरिड आप पेरेंटहुड में आ जाते हैं। तो पेरेंटहुड को हमने फर्दर बेसिकली डिवाइड किया है 3 फैक्टर्स में। वो पहला स्टेज या फैक्टर हमारे पास क्या है, वो है एलिमेंट्री स्कूल स्टेज। आपके चिल्ड्रंस यंगेस्ट 6 ईयर ऑफ एज में आपको ज़रूरत क्या होती है, लो लिक्विड एसेट्स की। हाई परचेज़ ऑफ बेबी फूड एंड बेबी ओरिएंटेड प्रोडक्ट, इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, इस किस्म की आप परचेजिंग करते हैं। तो जब आप पेरेंट्स बनते हैं तो आप अपनी औलाद के बारे में सोचते हैं। तो जब भी आप कुछ ख़रीदने जाते हैं तो मोस्टली सबसे पहले उनके बारे में ख़रीदते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इस तरफ जब देखती है तो कुछ कंटेंट्स मद्देनज़र रखे जाते हैं। अच्छा बेटा, दूसरी पेरेंटहुड में जो चीज़ आती है वो हाई स्कूल स्टेज। आपका बच्चा 6 ईयर से के बराबर होता है या उससे बड़ा। तो बेसिकली हाई स्कूल में जब वो जाता है तो वो यंगेस्ट चाइल्ड कहलाता है। उसके ऊपर वो जो आपकी बेसिकली हालत थी बैचलरहुड में, सेम उसकी भी है। कॉलेज फेज़ में जब बच्चा आता है तो ऑल चिल्ड्रन स्टिल फाइनेंशियली डिपेंडेंट। आप अगर ख़ुद कॉलेज स्टेज में हैं तो आप डिपेंडेंट आपके पेरेंट्स पे फाइनेंशियली। आप कम परचेज़ करेंगे, लेकिन फिर भी जितना भी परचेज़ करेंगे आप रिस्क फ्रीली करेंगे क्योंकि आपके अपने पैसे नहीं हैं। हाई फैमिली एंड इन्फ्लुएंस ऑन परचेज़, आपकी फैमिली का डेफिनेटली आपकी परचेज़ पे असर। अगर आपकी पॉकेट मनी बंद कर दी जाए तो एज ए कंज्यूमर आप परचेज़ नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को इनकम नहीं होगी। मेजर एक्सपेंस ऑन हायर एजुकेशन,
जो कैरियर ओरिएंटेड बच्चे होते हैं या कैरियर काउंसलिंग के थ्रू आते हैं वो एजुकेशन में, तो वो उसमें बेटा इन्वेस्ट करते हैं। बेटा अगली जो चीज़ है वो है नंबर 4 स्टेप पे पोस्ट पेरेंटहुड। जब आप बेटा पोस्ट पेरेंटहुड की बात करते हैं तो जस्ट 3 पॉइंट आपने मद्देनज़र रखने हैं। पहला तो ये है कि हेड ऑफ़ फैमिली इन लेबर फोर्स, कि आपका जो भी हेड ऑफ़ फैमिली होगा वो लेबर फोर्स में होगा, और नो डिपेंडेंट चिल्ड्रन, किसी किस्म का कोई भी डिपेंडेंट चिल्ड्रन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। और जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सेल्फ़ डेवलपमेंट के लिए ही किए जाते हैं। ये 3 बातें आपने पोस्ट पेरेंटहुड में याद रखनी है। अब बात करते हैं 5 पे डेसोल्यूशन। अब फैमिली लाइफ में जब डेसोल्यूशन की बात करते हैं तो इसे हम फर्दर 2 टाइप्स में सोलिटरी सर्वाइवर और सोलिटरी सर्वाइवर सेकंड। अच्छा, जब आप सोलिटरी सर्वाइवर सेकंड की बात करते हैं तो सिंगल सर्वाइविंग हेड ऑफ़ फैमिली इन अ लेबर फोर्स, आपकी लेबर फोर्स मतलब फैमिली का एक ही बंदा बचता है। सपोर्टिंग बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स, आपके जितने भी किथ एंड किन्स हैं ना वो आपको सपोर्ट करते हैं। हैव हाई एक्सपेंडेबल इनकम, आपकी जो इनकम है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेबल होती है। स्पेंट ऑन लोनलीनेस, आप अपनी लोनलीनेस को ख़त्म करने के लिए खर्च करते हैं। रिड्यूसिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब बात करते हैं बेटा आप सोलिटरी सर्वाइवर सेकंड की, जिसमें आप सिंगल सर्वाइविंग वाइफ की बात करते हैं। लो लेवल ऑफ इनकम एंड सेविंग एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल प्रोडक्ट सिक्योरिटी एंड अफेक्शन, क्योंकि ना ये एज की और रिक्वायरमेंट की मुताबिक बदला। चलिए बेटा अपने अगले लर्निंग आउटकम की बात करते हैं। एक फैमिली कैसे और 8 रोज़ ऑफ डिसीजंस करती है, तो देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे इन्फ्लुएंसर को, फिर देखेंगे गेट कीपर्स को, फिर देखेंगे डिसाइडर को, फिर देखेंगे बायर्स को, फिर देखेंगे प्री पेयर्स को, फिर देखेंगे यूज़र्स को, सेकंड लास्ट में देखेंगे मेंटेनर को, और लास्ट में देखें डिस्पोजर्स को। आइए पहला रोल देखते हैं फैमिली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जिसे हम इन्फ्लुएंसर का नाम देते हैं। जब आप इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो फैमिली मेम्बर्स हु प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अदर मेंबर अबाउट अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और ऐसा होता है कि जब एक शख्स फैमिली में से कोई चीज़ लेके आता है, आपका अंकल या आंटी या आपका कोई भाई बहन, तो जब वो लेके आता है, अगर आपको चीज़ वो अच्छी लगती है या उससे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो पब्लिसिटी करता है आपके सामने कि चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है आपको, या आप मांगते हैं। तो आप बेसिकली जब कोई बंदा ऐसा करता है तो वो आप पे इन्फ्लुएंसर का रोल अदा कर रहा होता है। दूसरा है आपके पास गेट कीपर। तो गेट कीपर की जब आप बात करते हैं, हु कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस इन टू अ फैमिली। आपकी फैमिली में ना कोई ऐसा शख्स होता है जो इन एंड आउट इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास ना आ जाए जो आपके फ्यूचर में आपको हार्म करे या एज के लिहाज से आपके लिए ठीक ना हो। तो जो शख्स ऐसा काम करता है, बेसिकली ये आपके पेरेंट्स होते हैं या आपके एल्डर्स होते हैं, जो गेट कीपर के तौर पर आपको काम करते हैं और इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में को कंट्रोल करते हैं। अब आगे आता है डिसाइडर्स। इन्फ्लुएंसर भी आपने सीख लिया जो इन्फॉर्मेशन को पहले कम्युनिकेट करता है, गेट कीपर जो एनालाइज करता है। डिसाइडर से मुराद कौन है? डिसाइडर से मुराद वो है विद द पावर टू डिटरमिन यूनिलेटरली और जॉइंटली। आप कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास पावर है डिटरमिन करने की, वेदर टू शॉप फॉर परचेज यूज़ कंज्यूम और डिस्पोज ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कि हमने अकेला या इकट्ठे, बाज़ होता है कि आप अकेले अपनी परचेजिंग करने जाते हैं, बाज़ होता है कि आपकी फैमिली इकट्ठी जाती है। तो जो भी शख्स शॉप करने के लिए, परचेज़ करने के लिए जाता है, जो स्पेंड करता है बेसिकली, उसे हम डिसाइडर का नाम दे सकते हैं। फैमिली में बायर क्यों होता है? बायर वो होता है जो एक्चुअली जाके परचेज़ करता है प्रोडक्ट को, सर्विस को, बायर का नाम देते हैं। प्री पेयर्स कौन होते हैं? वो बंदा जो हु ट्रांसफ़र द प्रोडक्ट इनटू अ फार्म सूटेबल फॉर कंजम्पशन बाय अदर फैमिली मेम्बर। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आप लेके आते हैं, चावल लेके आते हैं, राइस लेके आते हैं, तो आप लेके आते हैं तो आपकी मदर या आपकी सिस्टर या आपकी वाइफ या आपकी बेटी उसे
पकाती है, पका के आपको देती है, तो वो आपके लिए प्रीपरेट की ड्यूटी परफॉर्म कर रही है ताकि आप उसे खा सकें या यूज़ कर सकें। यूज़र्स का क्या मुराद है? जिस शख्स जो फाइनली प्रोडक्ट को कंज्यूम करे। चावल आपकी बेटी ने बनाए, बीवी ने बनाए, माँ ने बनाए या जिसने भी बनाए, लेकिन आपने खाए या जिसने भी खाए, एंड पे वो इसका यूज़र है। मेंटेनेंस का क्या मुराद है? फैमिली में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जो प्रोडक्ट को क्या नाम है सेटिस्फेक्शन कंटिन्यू करने के लिए मेंटेन करता रहता है। या अगर दूसरे अल्फाजों में देखें तो हम ये भी कह सकते हैं हु सर्वर्स आर रिपेयर टू प्रोडक्ट सो डैट इट विल प्रोवाइड कंटिन्यूड सेटिस्फेक्शन। आपकी मदर रूटीन में काम कर रही होती है, आपके लिए खाना बना रही होती है 3 टाइम, तो वो आपको जो नीड है उसे वो सेटिस्फाइड कर रही होती हैं कि बेटे हमारे बच्चे को भूख लगी है, अगर उसकी एनर्जी के नाम है मेंटेन रहे। डिस्पोज़र से मुराद कौन है? हु इनिशिएट और कैरी आउट डिस्पोजल और डिसकंटिन्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपने सेकंड लास्ट स्लाइड को, जिसे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली डिसीजन। इसमें बेसिकली हम देखेंगे हस्बैंड डोमिनेटेड डिसीजन, वाइफ डोमिनेटेड डिसीजंस, जॉइंट डिसीजन मेकिंग, चाइल्ड डोमिनेटेड डिसीजन मेकिंग, यूनिलेटरल डिसीजन मेकिंग। ये जो 5 जो डिसीजन मेकिंग है ना, किसी भी पैटर्न से हो, ये 5 कंज्यूमर बिहेवियर है। इसे समझना ज़रूरी है ताकि आप देख सकें कि फैमिली के अंदर एज ए कंज्यूमर आपका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन को इम्पेक्ट करता है। हस्बैंड डोमिनेटेड डिसीजन से मुराद ये है कि हस्बैंड टेक द परचेज डिसीजन। अब जब ट्रेडिशनली देखें ना आप, तो आप इस चीज़ को जान लेंगे कि जितने भी नॉर्मली इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल, फूड्स, ये जितने भी डिसीजंस होते हैं ना नॉर्मली परचेज से रिलेटेड, ये आपका हस्बैंड ही करता है किसी फैमिली में कल्चरली देखा जाए। और जब आप वाइफ डोमिनेटेड डिसीजंस की बात करते हैं तो वाइफ चूँकि ना घर की ऑल इन ऑल होती है, तो घर से रिलेटेड जितने भी परचेज़ के डिसीजंस होते हैं, हस्बैंड आउटसाइड द बिग डिसीजन और घर की बेटरमेंट के लिए जितने भी परचेजिंग डिसीजंस होते हैं जो बेसिक नीड से मुतल्लक होते हैं, मेंटेनेंस से मुतल्लक होते हैं, वो वाइफ का राइट होता है और वाइफ ही करती है किसी भी फैमिली में। जैसे आप कह सकते हैं कि हाउस होल्ड मेंटेनेंस आइटम की बात कर लें, फूड की बात कर लें, किचन अप्लाइंस की बात कर लें, बच्चों की एजुकेशन की बात कर लें, ये तमाम जो डिसीजंस हैं वो नॉर्मली वाइफ ही करती है किसी फैमिली में। और अब जब आप बात करते हैं नंबर 3 में जॉइंट डिसीजन मेकिंग की, तो उसमें दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, हस्बैंड भी करता है और वाइफ भी करती है। और ट्रेडिशनली इसमें आप अक्सर देखा गया है कि बच्चों की स्कूल चॉइस, लिविंग रूम, फर्नीचर, वेकेशंस कहाँ गुजारनी है, ये मोस्टली इन चीज़ों पे एक दोनों मिल के डिसीजंस करते हैं, क्योंकि दोनों का बराबर राइट होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अब अगर आप बात करें फर्दर चाइल्ड डोमिनेटेड डिसीजन मेकिंग की, तो आप कह सकते हैं कि चाइल्ड मेक द फाइनल प्रोडक्ट डिसीजन। ट्रेडिशनल ऑन चाइल्ड रिलेटेड आइटम्स, जो बच्चों से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स हैं वो बच्चा ही फ़ाइनल करता है। अगर आप ले भी आते हैं तो वो पसंद नहीं करता, वो ज़िद करता है, स्टबनेस दिखाता है कि इसे चेंज करो या उसे तोड़ देता है। तो आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि बच्चे की पसंद की चीज़ हो। आप कमाते किसके लिए हैं? अपनी औलाद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। जब उनके पसंद की चीज़ ही नहीं आएगी तो आपकी सारी एफ़र्ट रायगा जाएगी। तो बच्चे का डोमिनेट डिसीजन मेकिंग से मुराद ये है कि बच्चे की चॉइस को मद्देनज़र रखा जाए। लास्ट में जब आप बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, तो आपने अभी तक देखा, सुना और जाना कि सबसे पहले तो हस्बैंड डोमिनेटेड डिसीजन होता है, फिर उसके वाइस वर्सा वाइफ का डोमिनेटेड डिसीजन होता है, फिर दोनों मिलके करते हैं जिसे हम जॉइंट डिसीजन मेकिंग का नाम देते हैं। और लास्ट में जो उनकी फैमिली का कोर हिस्सा होता है, उनकी चाइल्ड जिससे उनकी फैमिली कंप्लीट होती है, उसका डोमिनेटेड डिसीजन होता है।
और अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिलेटरल डिसीजन मेकिंग। मतलब आपकी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो उसमें से कोई भी जब डिसीजन ले लेता है अकेला तो उसे आप यूनिलेटरल डिसीजन मेकिंग का नाम देते हैं। बेसिकली ये होता क्यों है? ट्रेडिशनली ये होता है इसलिए जब आपने कोई पर्सनल केयर आइटम या लो प्राइस गुड्स ख़रीदनी हो, मतलब जो इतनी माइनर सी अहमियत रखती हो, तो उसे आप या बड़ी माइनर सी हो या बड़ी ही पर्सनल हो, दोनों कंटेंट में जब आपको यूनिलेटरल डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है एज ए फैमिली मेम्बर, तो कंज्यूमर का बिहेवियर बदलता है जब वो डिसीजन मेकिंग करता है एज ए फैमिली मेम्बर, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, चाहे वो किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हो। जी बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये क्या है और इन फैमिली जब आप इसे कैसे देखते हैं और कंज्यूमर के बिहेवियर पे इसका क्या इम्पेक्ट होता है। चले बेटा देखते हैं। सबसे पहले कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को समझते हैं। ये एक प्रोसेस है बाय विच 2 और मोर पार्टी, इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज हो सकती हैं, रीच अ पीसफुल रेजोल्यूशन। पीसफुल रेजोल्यूशन पे वो पहुंचते हैं से टू अ डिस्प्यूट पे आके बात ख़त्म हो जाती है। अब अगर इसे आप वर्क प्लेस के लिहाज से देखें तो हम ये भी कह सकते हैं देयर कैन बी ए वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। कन्फ्लिक्ट उसी वक्त होता है बिटवीन को वर्कर और बिटवीन सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट और बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड देयर क्लाइंट और कस्टमर। अब आपको हम बताते हैं 5 स्ट्रेटजीज़, इसे बेटा आपने नोट कर लेना है रिगार्डिंग कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सबसे पहले तो आप याद रखें कि अवॉइडिंग समवन हु यूज़ स्ट्रेटजी ऑफ अवॉइडिंग मोस्टली ट्राइज टू इग्नोर और साइड स्टेप द कन्फ्लिक्ट होपिंग इट विल रिजॉल्व इटसेल्फ और डिस्प्यूट। सबसे पहली तो ये है कि आप अवॉइड करें उस शख्स को जो कन्फ्लिक्ट, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर अकोमोडेट करें, उसे समझाएं प्यार से। नहीं कर सकते तो फिर कंप्रोमाइज़ की शक्ल में आ जाए, फिर आप उसके साथ कंप्रोमाइज़ करें, बात को ख़त्म करें। अगर आप तब भी नहीं कर सकते तो फिर बेटा जी आपको कम्पीट करना पड़ेगा, आपको सामने आना पड़ेगा। और अगर आप कम्पीट नहीं कर सकते तो लास्ट जो स्ट्रेटजी है वो है कोलैबोरेटिंग। ठीक है बेटा। और अब बेटा इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है कि फैमिली के जो भी डिसीजन होते हैं और उससे कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। लाजमी तो नहीं ना है कि आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं अगर आप कोई चीज़ ख़रीद के लाते हैं तो वो उसे अडॉप्ट करें या उसे पसंद करें। उनकी चॉइसेस डिफरेंट हो सकती हैं, वो कंज्यूमर हैं, अपने स्टेज के लिहाज से उनकी रिजर्वेशन डिफरेंट हो सकती हैं। और जब भी कन्फ्लिक्ट राइज होता है किसी फैमिली में तो उसे आप रिज़ॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो उसे हम बेसिकली वो तो हमने पीछे स्ट्रेटजीज़ आपको बताई थी, यहाँ आपको थोड़े से स्टेप बताने लगे हैं। सबसे पहले होता है बारगेनिंग जैसे हमने पीछे आपको बताया कंप्रोमाइज़ करें आप। नंबर 2 पे है इम्प्रेशन मैनेजमेंट से मुराद यहाँ यह है कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट इन आर्डर टू क्रिएट फेवरेबल इम्प्रेशन। आप कुछ चीज़ छुपा लें ताकि हालात को ना रेगुलाइज या नॉर्मल रूटीन में लाया जा सके। नंबर 3 जो पॉइंट है ना, अगर आप किसी भी कन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं फैमिली में रह के, तो आप एज ए कह सकते हैं कि आप क्लेमिंग सुपीरियर अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी को यूज़ करें, दूसरे को बताएं कि यू आर द सुपीरियर एंड दैट यू आर एंड ही और शी वाज इन्फीरियर। अथॉरिटी को यूज़ करते हुए कन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व कराएं। नंबर 4 पे जो वे है वो है रीज़निंग। अब लॉजिकल आर्गूमेंट्स दें ताकि अगला बंदा खामोश हो जाए और आपकी बात माने और कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है बेटा प्लेइंग ऑन इमोशन। आप सेंटिमेंट्स में भी बात करके ना कन्फ्लिक्ट को
ख़त्म करो। कुछ आपके पार्टिसिपेंट होते हैं वो इमोशनली होते हैं, आप उन्हें थोड़ा सा बूस्टअप करें ना तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। अगला है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी के थ्रू लें जिसके थ्रू आप इस मसले को रिज़ॉल्व कर सकें। तो बेसिकली हमने सीखा कि फैमिली के डिसीजन से कन्फ्लिक्ट आ सकता है, जिससे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए हमने कुछ बातें डिस्कस की। उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। आज का जो लेक्चर था बेसिकली बेटा हमने सीखा क्या, हमने बेसिकली सीखा ये है कि फैमिली लाइफ साइकिल का आप कंज्यूमर बिहेवियर के क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमारे जो लर्निंग आउटकम से जो हमने सीखे वो था पहला फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली, सिंपल मॉड्यूल ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस, फंक्शन ऑफ फैमिली, 8 रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ फैमिली डिसीजन, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जो तमाम की तमाम जितनी भी बातें हमने सीखी लर्निंग आउटकम में, इसने हमें ये सिखाया कि हाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कंज्यूमर होता है वो किसी न किसी फैमिली का मेंबर होता है। और चूँकि ना हर फैमिली को बेसिक नीड्स या डिफरेंट नीड्स होती हैं, तो फैमिली के तमाम मेंबर्स की अपनी अपनी नीड्स होती हैं, उनकी स्टेजेस डिफरेंट होती हैं, उनका लाइफ साइकिल में रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किए जाते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। आपके कन्फ्लिक्ट बन जाते हैं, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाता है। तो एज ए कंज्यूमर आप किसी भी स्टेज पे हो, आपके बिहेवियर की वजह से ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असरअंदाज होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये बात समझनी होगी कि आप अगर कंज्यूमर को समझना चाहते हैं तो आपने देखना है कि वो किस फैमिली का हिस्सा है, उनका कल्चर क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, किस रीजन से तल्लुक़ रखते हैं। ये तमाम चीज़ें एज़ ए फैमिली बतौर कंज्यूमर असरअंदाज रखती हैं। तो बेटा उम्मीद है आपको आज के लर्निंग के आउटकम समझ आ गए होंगे। बेटा अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। अगर बेटा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें ahmadnaseem2@gmail.com। बेटा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह आपका निगहबान। ठीक है, खुदा हाफिज़।